पाई अब भी उसी लाइफ बोट में मौजूद होता है और उसके साथ वही ज़ेब्रा भी होती है जो शिप से कूदकर बोट पर आ गिरी थी। पाई बोट के अंदर जमा हुआ पानी बाहर निकाल रहा होता है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। असल में बोट के अंदर एक हीना छिपी हुई थी। वह बाहर निकल आती है और पाई पर हमला करने की कोशिश करती है। ये देखकर पाई डर जाता है, लेकिन किसी तरह वह खुद को बचाते हुए बोट के किनारे तक पहुंच जाता है और वहीं लटक कर खड़ा हो जाता है। वहाँ एक टारपोलाइन क्लॉथ फैला हुआ होता है। उस पर ठीक से चल पाना हाइना के लिए भी आसान नहीं था, इसीलिए वह भी वहीं रुक जाती है और पाई तक नहीं पहुंच पाती। पाई अभी वहीं लटका हुआ होता है कि तभी उसकी नजर समुद्र में तैरती हुई एक और चीज पर पड़ती है। वह देखता है कि एक गोरिल्ला केले के बड़े गुच्छे पर बैठी हुई उसकी तरफ तैर कर आ रही है। असल में उस गोरिल्ला का नाम ऑरेंज जूस था। जब वह जू में थी तब पाई ने ही उसका यह नाम रखा था, क्योंकि ऑरेंज जूस पाई की सबसे फेवरेट गोरिल्ला थी। उसी दौरान हाइना फिर से बाहर आती है और बोट में मौजूद सभी जानवरों पर हमला करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वह ज़ीब्रा पर हमला करती है और उसे मार डालती है। हीना के डर से पाई बोट के किनारे पर जाकर एक रोप पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन वह इतना थका हुआ होता है कि उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ जाती है और अचानक उसका हाथ फिसल जाता है, जिससे वह समुद्र में गिर पड़ता है। पानी में गिरते ही उसकी नींद टूट जाती है और वह तुरंत संभल जाता है। इसके बाद वह बोट में कुछ काम की चीजें ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बैग मिलता है। उस बैग के अंदर एक बुक होती है, साथ ही उसमें समुद्र में सर्वाइवल के लिए जरूरी कई सामान भी रखे होते हैं। वह बुक भी समुद्र में जिंदा रहने के तरीकों के बारे में ही होती है। इसके अलावा उसे वहाँ कई लाइफ जैकेट्स भी मिल जाती हैं। पियाई उन लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल करके अपने लिए एक छोटी फ्लोटिंग राफ्ट तैयार कर लेता है। कुछ समय बाद हीना फिर बाहर आती है और ऑरेंज जूस के साथ साथ पाई पर भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ऑरेंज जूस उसका सामना करती है। वह जोरदार मुक्का हाइना के सिर पर मारती है, इतनी जोर से कि हाइना वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद हाइना फिर से उठ खड़ी होती है और इस बार वह ऑरेंज जूस पर हमला करके उसे भी मार डालती है। यह देखकर पाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह एक नाइफ उठा लेता है और गुस्से में कहता है, आजा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बोट के अंदर छिपा हुआ रिचर्ड पार्कर अचानक बाहर आ जाता है और देखते ही देखते वह हाइना पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में रिचर्ड पार्कर हाइना को मार डालता है। इसके बाद वह पाई की तरफ भी बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक पाई अपनी बनाई हुई राफ्ट को समुद्र में उतार चुका होता है। वह जल्दी से उस पर चढ़ता है और बोट से थोड़ी दूर चला जाता है। कुछ देर बाद पाई वापस लाइफ बोट के पास आता है। वह वहाँ से सर्वाइवल के लिए जरूरी सामान लेने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर बोट के नीचे रखी हुई वाटर बॉटल्स और बिस्किट्स पर पड़ती है, इसलिए वह तुरंत पानी पीता है और बिस्किट्स खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक रैट आ जाती है और उसी रैट की वजह से होने वाली आवाज सुनकर रिचर्ड पार्कर की भी नींद खुल जाती है। तभी रिचर्ड पार्कर पाई की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय पाई के हाथ में वह रैट आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत उस रैट को रिचर्ड पार्कर की तरफ फेंक देता है। जैसे ही रिचर्ड पार्कर का ध्यान रैट की तरफ जाता है, पाई मौका देखकर समुद्र में कूद जाता है और एक बार फिर अपनी जान बचा लेता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। उस रात समुद्र के बीचों बीच बहुत ज्यादा ठंड होती है। पाई पूरी रात दुखी होकर रोता रहता है और किसी तरह वह रात गुजार देता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो पाई आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, भगवान, अब मेरी जिंदगी पूरी तरह आपके हाथ में है। आप मुझे जिस रास्ते पर ले जाएंगे मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। पाई को लाइफ बोट में जो सर्वाइवल बुक मिली थी वह उसे दोबारा पढ़ना शुरू करता है। उस बुक में समुद्र में जिंदा रहने के कई तरीके लिखे हुए होते हैं। पियाई उन सभी टेक्निक्स को ध्यान से सीखने लगता है। साथ ही जब भी बारिश होती है वह रेन वाटर कलेक्ट करके पीने के लिए जमा कर लेता है। लेकिन उस छोटी सी राफ्ट पर बैठे बैठे सफर करना उसके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए एक दिन वह हिम्मत जुटाता है और सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। फिर वह लाइफ बोट के अंदर चला जाता है। वह रिचर्ड पार्कर को समझाने की कोशिश करता है। पियाई कहता है, मैं भी इसी बोट में रहूंगा, तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाना और मैं भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। लेकिन रिचर्ड पार्कर को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पाई के ऊपर यूरिन पास करके अपना इलाका होने का संकेत देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। लाइफ बोट में पाई को सर्वाइवल के लिए कई जरूरी सामान मिले थे। उन्हीं में से एक चीज का इस्तेमाल करके वह पीने लायक पानी तैयार करता है। पानी पीने के बाद वह थोड़ा पानी रिचर्ड पार्कर को भी देता है और रिचर्ड पार्कर भी उसे पी लेता है। लेकिन पाई अच्छी तरह जानता था कि अभी तो रिचर्ड पार्कर शांत है, मगर जब उसे भूख लगेगी तो वह अपना पेट भरने के लिए उसे भी मार सकता है। इसीलिए पाई बहुत मेहनत करके मछली पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वह रिचर्ड पार्कर को खाना दे सके। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। उधर रिचर्ड पार्कर भी भूख से परेशान हो चुका होता है, इसीलिए वह खुद मछली पकड़ने के लिए समुद्र में कूद जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे भी कोई मछली नहीं मिलती। इसके बाद वह तैरता हुआ वापस पाई की तरफ आने लगता है। उसे अपनी तरफ आते देखकर पाई बुरी तरह डर जाता है। वह तुरंत
तुरंत लाइफ बोट पर चढ़ जाता है और अपनी छोटी राफ्ट को भी ऊपर खींच लेता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सोचता है कि शायद यही सही मौका है। पाई वहाँ रखा हुआ एक्स उठाता है और रिचर्ड पार्कर को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने जाता है उसका दिल नहीं मानता। उसके हाथ रुक जाते हैं। वह बेहद दुखी हो जाता है क्योंकि पाई ऐसा इंसान नहीं था जो किसी जानवर को तकलीफ पहुंचा सके। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी जानवर पर अत्याचार नहीं किया था। इसी वजह से पीआई रिचर्ड पार्कर को मारने का विचार छोड़ देता है और उसे जिंदा रहने देता है। फिर लाइफ बोट में मौजूद ड्रिंकिंग वाटर, बिस्किट्स और बाकी जरूरी सामान अपनी राफ्ट में रख लेता है और उसे दोबारा समुद्र में उतार देता है। साथ ही वह रिचर्ड पार्कर के लिए भी ऊपर चढ़ने की एक व्यवस्था बना देता है जिससे वह आसानी से बोट पर रह सके। उधर पाई भी अपनी राफ्ट को पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत बना चुका होता है। अगले दिन पाई के लगाए हुए जाल में एक बड़ी फिश फंस जाती है। जैसे ही वह फिश उसके हाथ में आती है, उसे मारते समय पाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दुखी होकर कहता है सॉरी। फिर वह भगवान विष्णु को याद करते हुए कहता है, हे विष्णु देव, मछली के रूप में आकर मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद वह उस फिश का कुछ हिस्सा रिचर्ड पार्कर को भी खाने के लिए दे देता है, जिससे रिचर्ड पार्कर की भूख थोड़ी शांत हो जाती है। फिर रात हो जाती है। उस रात पाई आराम कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर समुद्र पर पड़ती है। वह देखता है कि समुद्र का पानी अलग अलग रंगों में चमक रहा है। साथ ही पानी के अंदर मौजूद जेलीफिश भी रंग बिरंगी रोशनी में चमकती दिखाई दे रही होती है। समुद्र का यह अद्भुत नजारा देखकर पीआई बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक एक वेल वहां आकर समुद्र से बाहर एक विशाल जंप लगाती है। वेल के उस बड़े जंप की वजह से बहुत तेज लहरें उठती हैं और उन लहरों में पाई की राफ्ट पर रखा ड्रिंकिंग वाटर और बिस्किट समुद्र में बह जाते हैं। ये देखकर पाई पूरी तरह निराश हो जाता है। अगली सुबह पाई फिर लाइफ बोट के पास आता है और वहां रखा एक पोल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय रिचर्ड पार्कर बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक फिश आकर बोट के अंदर गिरती है। पाई तुरंत उस फिश को रिचर्ड पार्कर की तरफ फेंक देता है, लेकिन जैसे ही फिश उसकी तरफ जाती है वह उड़ते हुए वहां से निकल जाती है। इसे देखकर पाई और रिचर्ड पार्कर दोनों हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि हजारों की संख्या में फ्लाइंग फिश उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही है। असल में इन मछलियों के पंख होते हैं जिनकी मदद से वे कुछ समय तक हवा में उड़ सकती हैं। थोड़ी देर बाद उन छोटी फ्लाइंग फिश का शिकार करने के लिए एक बड़ी फिश तेजी से आती है, लेकिन वह सीधे आकर उनकी बोट के अंदर गिर जाती है। उसे देखकर रिचर्ड पार्कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार पाई उसे रोक देता है। वह डंडा हाथ में लेकर कहता है, यह फिश मेरी है। पाई के हाथ में पोल देखकर रिचर्ड पार्कर भी शांत हो जाता है और पीछे हट जाता है। वह बड़ी फिश छोड़कर बोट में गिरी हुई छोटी छोटी फ्लाइंग फिश ही खाने लगता है। फिर रात का समय दिखाया जाता है। पाई उस बड़ी फिश का मांस खा रहा होता है। हालांकि वह एक वेजिटेरियन था और उसे मांस खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे पाई को भी समझ में आने लगता है कि अगर वह इसी तरह डरता रहा तो इस विशाल समुद्र में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए वह फैसला करता है कि अब उसे रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करना होगा। इसके बाद वह लाइफ बोट के पास जाकर रिचर्ड पार्कर को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, लेकिन रिचर्ड पार्कर एक जंगली टाइगर था। उसे यह ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए मौका मिलते ही वह पाई पर हमला करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन पाई हमेशा अपने हाथ में एक पोल रखता है और उसे खुद पर हमला करने से रोकता रहता है। साथ ही वह फिश के छोटे छोटे टुकड़े देकर रिचर्ड पार्कर को धीरे धीरे अपनी बात मानना सिखाने लगता है। और हैरानी की बात यह होती है कि रिचर्ड पार्कर भी उसकी बात सुनना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक समझदारी बनने लगती है। कुछ समय बाद पाई रिचर्ड पार्कर को डांटकर बोट के अंदर की तरफ भेज देता है। इस तरह पाई और रिचर्ड पार्कर उस विशाल समुद्र के बीच कई दिन साथ बिताते हैं। एक दिन पाई अपनी बनाई हुई राफ्ट पर बैठा होता है। तभी वह देखता है कि बहुत सारे डॉल्फिन्स एक साथ तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय उसकी नजर दूर समुद्र में एक शिप पर पड़ती है। शिप को देखकर उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह सोचता है कि शायद अब उसकी मदद हो सकती है, इसलिए वह तुरंत अपने पास मौजूद फ्लेयर गन निकालता है और लगातार सिग्नल्स देना शुरू कर देता है। वह पूरी कोशिश करता है कि शिप में मौजूद लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। शिप में मौजूद लोग उसे देख ही नहीं पाते और अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। यह देखकर पीआई पूरी तरह टूट जाता है। इतने दिनों में पाई और रिचर्ड पार्कर के बीच एक अजीब सी फ्रेंडशिप बन चुकी होती है। अब हालत ये थी कि पाई रिचर्ड पार्कर वाली लाइफ बोट में भी आ जाता था, लेकिन रिचर्ड पार्कर अब उस पर हमला करने की कोशिश नहीं करता था। इस तरह पीआई और रिचर्ड पार्कर कई दिनों तक समुद्र में सफर करते रहते हैं। समय बीतने के साथ साथ उन्हें कई तरह के भ्रम भी होने लगते हैं। पीआई अक्सर डूब चुके शिप और अपने फैमिली के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन जब दोनों समुद्र में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वे एक बेहद खतरनाक स्टॉर्म के बीच फंस जाते हैं। इस बार स्टॉर्म इतना भयानक होता है कि पाई को लगने लगता है कि अब उसका अंत इसी समुद्र में होने वाला है। इसी वजह से वह लगभग पागलों की तरह भगवान से बातें करने लगता है। धीरे धीरे स्टॉर्म और भी ज्यादा भयंकर होता जाता है। विशाल लहरें
उठने लगती हैं और समुद्र का पानी बोट के अंदर भरना शुरू हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए पाई बोट पर लगे टारपॉलिन क्लॉथ के नीचे जाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ भी पानी लगातार अंदर घुस रहा होता है। अब बोट में पाई और रिचर्ड पार्कर दोनों के लिए टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर भी दोनों किसी तरह पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाले रखते हैं। अगली सुबह जब पाई की आंख खुलती है तब स्टॉर्म पूरी तरह खत्म हो चुका होता है, लेकिन लगातार ठंड और भूख की वजह से रिचर्ड पार्कर बेहद कमजोर हो चुका होता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। ये देखकर पाई का दिल टूट जाता है। वह धीरे से रिचर्ड पार्कर का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। अब तक पाई के मन से यह उम्मीद भी खत्म हो चुकी होती है कि वे दोनों कभी बच पाएंगे। आंखों में आंसू लिए वह रिचर्ड पार्कर से कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद पाई भी थक कर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक हैरान कर देने वाला नजारा देखता है। उनकी बोट एक छोटे से आइलैंड के किनारे पहुंच चुकी होती है। जमीन देखकर पाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत आइलैंड पर उतर जाता है। भूख के कारण वह वहाँ मौजूद पेड़ों की जड़ों तक को खाना शुरू कर देता है। फिर जब वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे वहाँ मीरकैट्स नाम के जानवर लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी इतने सारे जानवर एक साथ नहीं देखे थे। आइलैंड के बीचों बीच कई छोटे छोटे पॉन्ड्स भी मौजूद होते हैं। पियाई उनमें से एक पॉन्ड में उतरता है। वह उसमें तैरता है और फिर पानी पीकर देखता है। तभी उसे पता चलता है कि वह सॉल्ट वाटर नहीं बल्कि फ्रेश वाटर का पॉन्ड है। यह जानकर पाई की खुशी और भी बढ़ जाती है। समुद्र के बीचों बीच फ्रेश वाटर कैसे हो सकता है, यह बात पाई की समझ से बिल्कुल बाहर थी। तभी उसकी नजर रिचर्ड पार्कर पर पड़ती है। रिचर्ड पार्कर भी आइलैंड के अंदर पहुंच चुका होता है और वहां मौजूद मेरकैट्स का शिकार करके उन्हें खा रहा होता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और अंधेरा छाने लगता है, इसलिए पाई रात बिताने के लिए एक पेड़ पर अपना सोने का इंतजाम करने लगता है। लेकिन तभी वह एक अजीब चीज नोटिस करता है। वह देखता है कि सभी मेरकैट्स अचानक डरकर पेड़ों पर चढ़ने लगे हैं। यहाँ तक कि रिचर्ड पार्कर भी घबराकर वापस बोट की तरफ चला जाता है। पाई को समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वह भी ज्यादा सोचने के बजाय सो जाता है। लेकिन रात के बीच में उसकी आंख खुल जाती है जब वह नीचे देखता है। जिस पॉन्ड में वह दिन में तैरा था और जिसका पानी उसने पिया था, उसमें मौजूद सारी फिश मर चुकी होती हैं। इतना ही नहीं, उन फिश के शरीर धीरे धीरे गल भी रहे होते हैं। यह देखकर पाई बुरी तरह शॉक हो जाता है। उसी समय उसकी नजर अपने पास पड़े एक फ्रूट पर पड़ती है। वह उसे तोड़कर खोलता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह कोई साधारण फ्रूट नहीं था। उसके अंदर एक इंसान का टूथ मौजूद था। तभी पाई को और हमें भी इस आइलैंड का असली सच समझ में आता है। दिन के समय यह आइलैंड बेहद खूबसूरत और स्वर्ग जैसा दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही यह एक खतरनाक और जानलेवा आइलैंड में बदल जाता है। असल में रात के समय यह आइलैंड किसी भी इंसान या जानवर की जान ले सकता था। अगर कोई जीव रात में आइलैंड की जमीन पर रहता तो यह आइलैंड उसे निगल जाता। यही कारण था कि सभी मीरकैट्स डर कर पेड़ों पर चढ़ जाते थे और रिचर्ड पार्कर भी रात होते ही बोट में वापस चला जाता था। यह सच्चाई जानकर पाई बुरी तरह डर जाता है। अगली सुबह वह तुरंत वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर देता है। सफर के लिए वह पेड़ों की जड़ें इकट्ठा करता है ताकि रास्ते में उसका पेट भर सके। साथ ही रिचर्ड पार्कर के लिए भी बहुत सारे मीरकैट्स पकड़ लेता है। लेकिन उस समय रिचर्ड पार्कर आइलैंड के अंदर कहीं चला गया होता है, इसलिए पाई जोर जोर से उसका नाम पुकारना शुरू कर देता है। पाई की आवाज सुनकर रिचर्ड पार्कर वापस बोट के पास आ जाता है। इसके बाद दोनों एक बार फिर अपने अनिश्चित और खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। बहुत दिनों तक समुद्र में ट्रैवल करने के बाद आखिरकार पाई और रिचर्ड पार्कर मेक्सिको पहुंच जाते हैं। तब तक पाई इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होता है कि उसके लिए उठकर चलना भी मुश्किल हो जाता है। वह बोट को किनारे तक खींच कर लाता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। रिचर्ड पार्कर भी बोट से बाहर निकलता है और सामने दिख रहे जंगल की तरफ चलने लगता है। तब पाई उसकी तरफ देखकर सोचता है, रिचर्ड पार्कर कम से कम एक बार तो मेरी तरफ मुड़कर देखेगा, मुझे थैंक्स कहेगा या फिर आखिरी बार गुड बाय ही कह देगा। लेकिन रिचर्ड पार्कर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह सीधा जंगल के अंदर चला जाता है। यह देखकर पाई को बहुत दुख होता है। उसी समय वहाँ कुछ फिशरमैन पहुंच जाते हैं और पाई की जान बचा लेते हैं। जब वे उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं तब भी पाई जंगल की तरफ देखकर रोता रहता है। प्रेजेंट में पाई की कहानी सुन रहा राइटर भी यह सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। फिर पाई उस राइटर से कहता है, हॉस्पिटल में भर्ती हुए कुछ दिन बाद जिस शिप में हम जा रहे थे उसके कंपनी वाले मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा था असल में उस शिप के साथ क्या हुआ था, वह क्यों डूब गया। लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि शिप क्यों डूबा, इसलिए मैंने उनके
के सामने वही कहानी सुनाई जो मेरे साथ हुई थी, लेकिन वे लोग उस कहानी पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हमें इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस क्लेम करना है, इसलिए हमें ऐसी कहानी चाहिए जिस पर लोग विश्वास कर सकें। इसलिए मैंने उन्हें एक दूसरी कहानी सुना दी। पाई के पास उस इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी होती है। वह डॉक्यूमेंट्स राइटर को दिखाता है और पूछता है, आपको कौन सी कहानी पसंद आई, मेरी असली कहानी या फिर वह बनाई हुई कहानी? तब राइटर जवाब देता है, मुझे आपकी असली कहानी पसंद आई, वही कहानी जिसमें टाइगर था, और मुझे उसी पर विश्वास भी है। इसके बाद राइटर पाई से परमिशन मांगता है। वह कहता है, क्या आप मुझे आपकी इस कहानी पर एक बुक लिखने की परमिशन देंगे? पाई मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है और उसे परमिशन दे देता है। उसी समय घर पर पाई की वाइफ और उसके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। हाँ, अब पाई की शादी हो चुकी होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अब मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके सामने 2 मूवीज हों, एक जंगल एडवेंचर मूवी और दूसरी सर्वाइवल मूवी, तो आप इनमें से कौन सी मूवी ज्यादा देखना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और मूवी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक और अमेजिंग मूवी के साथ।